चलिए भाई क्लास स्टार्ट करें। देखो बेटा, कल हमने स्टडी करा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। हाँ, आज उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कल मैंने बताया था आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये पॉइंट हमारा डी था, ये ई था, ये हमारे पास बी पॉइंट था हमारा, बी पॉइंट, ये यहाँ कहीं सी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट किसको बता रहा था बेटा आपका? इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी और बी क्या था आपका? इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट या फिर इल्ड पॉइंट, इल्ड पॉइंट, ठीक है। सी ये पॉइंट ओ है, ओ डैश, ओ डैश का दे रहा था परमानेंट स्ट्रेन। बी के बाद स्ट्रेस कम बढ़ाने पर स्ट्रेन क्या हो रहा है? मोर चेंज हो रहा है। डी क्या था बेटा? ब्रेकिंग स्ट्रेस और ई क्या था? फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार ये नोट कर लो। हो गया ये सब, ठीक है। ये सब हमने कल भी डिस्कस कर लिया। आज हम बात करते हैं बच्चों एक होता है बेटा आपके पास प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। तो हमारे पास ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी, तो हमारे पास यहां से ये जो रीजन था बी पॉइंट, ए पॉइंट, या आपका डी पॉइंट, या आपका ई पॉइंट, तो बीडी जो रीजन था आपका, बीडी जो रीजन था वो रीजन कैसा था आपका? प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। बीडी रीजन कैसा था आपका? प्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी बात करते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टाइल या टेंसाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जिस मटेरियल को पकड़ के लंबे टाइम तक वायर बनाई जा सके, जिसमें कहते हैं हम लोग चांदी की तार को पकड़ के, चांदी को मेटल को पकड़ के तार बना सकते हैं, गोल्ड की वायर बना सकते हैं। तो जिन मटेरियल का ऐसे खींच सकते हैं लंबे टाइम तक, जो जल्दी से ना टूटे, उसे बोलते हैं बच्चों दोज डक्टाइल मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? दोज मटेरियल which have large plastic region, large plastic region, जैसे such that gold, silver, steel, ये कैसे मटेरियल है बच्चों? डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स क्या होता है? जैसे गिलास हो गया बच्चों, जिनमें जो थोड़ा सा ही स्ट्रेस लगाने पर ब्रेक हो जाए, ठीक है। दोज मटेरियल which have small plastic region is called brittle material,
सच दैट ग्लास, जैसे ग्लास है उसको खींच के तार तो बना नहीं सकते, क्योंकि जब ब्रेक हो जाएगा तो कैसा मटेरियल है बच्चों आपका, ब्रिटल मटेरियल। एक होता है बच्चों इलास्टोमर, इलास्टोमर जैसे आपका रबड़ होता है, ठीक है। दोज मटेरियल which have only elastic region, no plastic region, क्या कहलाता है बच्चों, इलास्टोमर। जैसे रबर है उसको खींचे जाओ लंबे तक कैसे खींचता जाएगा लंबे टाइम, तो उसमें सिर्फ इलास्टिक रीजन होता है। छोड़ोगे पीक पॉइंट से बिल्कुल टूटने की पॉइंट तक छोड़ोगे तो भी वो वापस चला जाएगा। इलास्टोमर क्या होता है, जिनके पास सिर्फ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स। नोट करिए एक बार। नेक्स्ट हेडिंग डाले इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इसी के अंदर ये पॉइंट नंबर 4, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ऐसे देखिए पॉइंट नंबर 4, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसे कहते हैं बच्चों, जिन मटेरियल्स में डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के कुछ देर बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या करती है, गेन करती है, उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जैसे मैं कहूँ बल्ब जल रहा था, कई बार आपने देखा होगा, आपने स्विच को ऑफ कर दिया, उसके फिर सेकंड तक बल्ब जल रहा है, थोड़ा सा हल्का सा ग्लो कर रहा है, और उसके बाद बिल्कुल वो ऑफ हो जाता है। तो इस तरह की जो मटेरियल में प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसे बोलते हैं बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। द प्रॉपर्टी by virtue of which material after removing the material gain its original position after some time after removing the deforming force रिमूव करने के कुछ देर बाद बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल डज नॉट गेन ओरिजिनल पोजीशन इमीडिएटली, ओरिजिनल पोजीशन ऐसे लिख लो जी, इमीडिएटली, ओरिजिनल पोजीशन इमीडिएटली after removing the deforming force, but gain its original position, ठीक है। मटेरियल डज नॉट गेन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डज नॉट गेन, यहाँ इमीडिएटली लिखोगे तो डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, बट गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर सम टाइम, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे। मतलब ओरिजिनल पोजीशन को कुछ टाइम के बाद क्या करता है, वो गेन करता है, ठीक है। नोट करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इलास्टिक फटिग, ये लिख लिया, इधर से लिख लिया।
इलास्टिक फटीग, इलास्टिक फटीग। इसका मतलब क्या, मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देता है। मटेरियल लॉस इट्स इलास्टिसिटी ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम कोई वायर है उसको बार बार यूज कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है, लॉस कर देता है। जैसे हम किसी ऐसे मटेरियल को लो, जैसे हम उसको बार बार खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, बार बार खींच रहे छोड़ रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है, लॉस कर देता है। बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के कारण मटेरियल लॉसेज इट्स प्रॉपर्टी। मटेरियल loses its elasticity due to deforming force, due to deforming force again and again। मटेरियल क्या करता है, अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर देता है बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के कारण। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक फटीग। क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग। एक होता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अगला पॉइंट है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। क्या होता है बच्चों, इसके अंदर लोडिंग और अनलोडिंग कर्व सेम पाथ में नहीं होती। जैसे मैं ये कहूं इधर स्ट्रेस, इधर क्या है, स्ट्रेन है, तो आपने इस पाथ से मान लिया फोर्स अप्लाई करा, और जब उसको छोड़ेंगे तो मटेरियल इस पाथ से वापस ना आके इस पाथ से वापस आएगी, चिड़िया की सी शेप बन जाएगी। जैसे आपने फोर्स तो लगाया था ए से बी, लेकिन जब आप वापस छोड़ोगे तो वो ए से बी पाथ पे नहीं आएगा, वो ए बी सी ए पाथ से वापस आएगा, बी सी ए पाथ से वापस आएगा फोर्स, ना कि मैं कह दूं जैसे ए बी सी और ये बना सी डी ए। तो मटेरियल को जो फोर्स लगाया तो वो किस पाथ से लगा, ए बी पाथ से, ठीक है। लेकिन जब उसको फोर्स को छोड़ा आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करा, तो मटेरियल का लोडिंग और अनलोडिंग कर्व दोनों डिफरेंट थी। इसे बोलते हैं लोडिंग कर्व और अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग कर्व का पाथ डिफरेंट था। तो इस तरह की कर्व जो बनती है तो उसे बोलते हैं आप लोग हिस्टेरेसिस। इसको ये भी बोल देते हैं द लैग बिहाइंड, द लैगिंग बिहाइंड ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस, विद स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस रिमूव कर दिया फिर भी स्ट्रेन रिमेनिंग है, कुछ परसिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उस तरह की कर्व जो बनती है उसे बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, ठीक है। हो गया। अरे स्ट्रेस फोर्स हटा दिया आपने यहां से, लेकिन स्ट्रेन फिर भी थोड़ा रह रहा है, उस तरह से ये ऐसे कहते हैं लोडिंग और अनलोडिंग कर्व दोनों डिफरेंट पाथ से आ रही है। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनेगी तो उसे बोलते हैं बच्चों इलास्टिक हिस्टेरेसिस। हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद लिखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स लिखिए, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलास्टिसिटी की। ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू ब्रेकिंग एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक होता है बच्चों आपके पास जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। तो ब्रेकिंग जो आपके पास स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इट डिपेंड्स
on nature of material, nature of material, impurity, नंबर 3 पे है टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है, बट ब्रेकिंग स्ट्रेस इंडिपेंडेंट ऑन, सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, उस मटेरियल में क्या इम्प्योरिटी मिलाई गई है, क्या टेम्परेचर आपने अप्लाई करा, इस बात के ऊपर ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका डिपेंड करता है, जो मतलब वायर जो टूटेगी। ठीक है, दूसरा लेंथ, वायर की लेंथ क्या है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इस बात से ब्रेकिंग स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करता है, देखो, बट ब्रेकिंग फोर्स depends on the area of cross section for same material, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ब्रेकिंग फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि वायर मोटी है या वायर पतली है, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस इस बात पे डिपेंड नहीं करते आप, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है वहां पे। तो ब्रेकिंग फोर्स जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा फॉर सेम मटेरियल, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे लेंथ भी लिख सकते हो, वो डायमेंशन वाली बात है। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। उसके बाद लिखिए सेफ्टी फैक्टर। क्या होता है बच्चों सेफ्टी फैक्टर? ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैं इधर से लिखती हूँ पहले इसको, सेफ्टी फैक्टर ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अगर वर्किंग स्ट्रेस कम होगा तो सेफ्टी फैक्टर ज्यादा होगा। तो सेफ्टी फैक्टर के लिए हमेशा वर्किंग स्ट्रेस लेस होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस से। फॉर सेफ्टी फैक्टर वर्किंग स्ट्रेस always less than the breaking stress। नोट करिए ये बातें, जा रहे हैं? अब देखिए एक न्यूमेरिकल था हमारा, यहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, हो गया। न्यूमेरिकल्स देखिए, क्वेश्चन है बच्चों आपका जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। बाकी तो सब इजी क्वेश्चन थे, मैंने को जो अलग से लगा वो मैंने लिख दिया। आपको एक स्ट्रेन दे रखा है और एक आपको स्ट्रेस दे रखा है इधर। ठीक है, एक कर्व आपकी कुछ ऐसे दे रखी है, यहाँ से ये एक कर्व है, यहाँ से कुछ ऐसे दे रखी है, और एक कर्व यहाँ से ये दे रखी है। ये P कर्व है, ये Q कर्व है। P हैज मोर टेंसाइल, माइक ऑफ करो बेटा, ये
स्ट्रेंथ, बी ऑप्शन है P हैज मोर डक्टाइल स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन है P इज मोर ब्रिटल, ऑप्शन डी है बच्चों Y ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ P is more than that of Q. Young modulus of Y P is more than that of Q. ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है। हमने कौन सा पढ़ा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेन और स्ट्रेस है। देखो स्ट्रेन स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप इस कर्व का क्या हो जाएगा? यहां से स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस 1/y हो जाएगा, क्योंकि देखो यंग मॉडुलस क्या था आपका? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो उल्टा हो जाएगा स्लोप क्या आएगा? 1/y। मतलब यंग मॉडुलस ऑफ स्लोप किसका ज्यादा है? देखो यहां से एंगल θ1 बनेगा तो यहां से एंगल θ2 बनेगा। θ2 ज्यादा है θ1 से, स्लोप tan θ से देखते हैं। तो स्लोप ऑफ P ग्रेटर देन स्लोप ऑफ Q, P का स्लोप Q के स्लोप से ज्यादा है, तो स्लोप क्या है? 1/y। इस कर्व से देखो 1/y ऑफ P ग्रेटर देन होगा 1/y ऑफ Q के। मतलब क्या हुआ? y ऑफ Q ज्यादा होगा y ऑफ P के। यंग मॉडुलस ऑफ कर्व Q ज्यादा होगा P के। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, उसने कहा यंग मॉडुलस ऑफ P इज मोर, तो ये गलत हो गया, लेकिन क्योंकि Q का ज्यादा होगा, Q का यंग मॉडुलस क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। ठीक है, वो कह रहा है P इज मोर ब्रिटल। देखो इसका तो देखो यहां से यहां इसके पॉइंट के बाद यहां तक ये पॉइंट पूरा किसको दिखा रहा है आपका? ये पॉइंट पूरा किसको दिखा रहा है? प्लास्टिक रीजन को दिखा रहा है। ये पॉइंट यहां से पूरा प्लास्टिक रीजन है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? जिनका प्लास्टिक रीजन कम होता है, इसका तो प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा है P कर्व का, तो ब्रिटल मटेरियल ये नहीं है। तो प्लास्टिक रीजन जिनका ज्यादा होता है उनकी डक्टिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। इसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है, इसका तो यही खत्म हो गया। इसका प्लास्टिक रीजन क्या है? ज्यादा है, तो प्लास्टिक रीजन ज्यादा, इसकी डक्टाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। क्या हो जाएगा? P हैज मोर डक्टाइल, P इज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। लिख लिया? लिख लिया क्या? अब देखो अगला चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चेंज इन, कल ये होमवर्क नहीं आया। क्रिस, अभिषेक, यमन, मनोज का तो आ गया था, सुमित, हर्ष, यशराज, लड़कियों में रिया अग्रवाल, सृष्टि, इन कुछ बच्चों का होमवर्क नहीं आया था। कई होमवर्क भेजे आज मुझे। देखिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं आपका चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो बच्चों,
हमने लिक्विड पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले ही पढ़ा चुके थे मैंने लिक्विड। एक होता था इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, वो कौन सा लिक्विड होता था? आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड कैसा होता है बच्चों? इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, नो चेंज इन डेंसिटी। और लिक्विड की डेंसिटी चेंज करने के लिए हमें हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी चेंज करने के लिए हाई प्रेशर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं इनिशियली इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी वहां पे। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मैंने पढ़ाया था आपको 7th यूनिट में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड में। इनकम्प्रेसिबल आइडियल लिक्विड विच आर नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसकी डेंसिटी चेंज इनकम्प्रेसिबल होता है बच्चों, जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो। मान लेते हैं इनिशियली डेंसिटी क्या है बच्चों? रो, लिक्विड डेंसिटी, वॉल्यूम क्या आपकी V है। फिर कुछ टाइम के बाद डेंसिटी रो डैश होगी, वॉल्यूम चेंज, देखो डेंसिटी चेंज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। पर्टिकुलर केस के लिए मास हम चेंज नहीं कर रहे, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके लिए? वॉल्यूम के। तो डेंसिटी जब चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? आपका चेंज हो जाएगा। डेंसिटी जब चेंज होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। क्या बनाइए? रो डैश बाई रो किसके बराबर आया? यहां से V प्लस dV बाई V आ जाएगा, यहां से V प्लस dV बाई V आ जाएगा यहां से। अरे रो डैश केस के लिए वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया ना यहां से। ठीक है, इसको उल्टा लिख देती हूँ मैं, रो अपॉन रो डैश क्या बना? V अपॉन V प्लस में dV। तो मैं इस केस को यहां से क्या लिख सकती हूँ? V अपॉन 1 प्लस dV बाई V। मैंने V को कॉमन ले लिया, V को यहां से भी कॉमन ले लिया, यहां से V से V कैंसिल, तो ये बना 1 अपॉन 1 प्लस dV बाई V। ठीक है, हाँ। अब यहां से हमें पता था कि बल्क मॉडुलस क्या था बच्चों? डेल्टा P या dP अपॉन डेल्टा V बाई V था बच्चों। आपके पास ब्लैक मॉडुलस का ये फॉर्मूला था डेल्टा V बाई V। तो मैं इसको इधर से ऐसे लिख सकती हूँ, dP अपॉन में डेल्टा V बाई V। तो मैं इसको इधर ले जाऊं, डेल्टा V बाई V किसके बराबर हो गया? dP बाई बीटा के बराबर हो गया। ठीक है, हाँ। तो ये बनेगा यहां से 1 अपॉन 1 प्लस में, ये भाई रो डैश ऊपर आएगा, हम गलत लिख गए, रो डैश बाई रो, रो डैश बाई, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ गलत लिख रहे थे। अरे डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के, तो देखो रो लिखोगे तो 1 बाई V, रो डैश के लिए लिखोगे तो 1 अपॉन V प्लस में dV। तो फिर आपके पास ये रो डैश बाई रो ये आ जाएगा यहां से, हाँ। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस में dV बाई V की, ये क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ से? dP बाई बीटा। क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? इसको dP बाई बीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे लिक्विड के केस में कंप्रेशन होगा तब डेंसिटी चेंज होगी, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बीच में आपका? नेगेटिव। अरे डेल्टा V बाई V की जगह आप ये लिख सकते हो ना, माइनस dP बाई बीटा लिख दोगे। कंप्रेशन के केस लिक्विड के बबल था, लिक्विड बबल था, जब आप कंप्रेशन करोगे तो हमेशा डेंसिटी क्या होगा? कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी क्या होगा? प्रेशर कम होगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ। तो ये बना आपका रो डैश बाई रो। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से इस पूरे फैक्टर को ऊपर ले जाऊं, 1 माइनस dP बाई बीटा। देखो ये मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ बीटा के कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या थी? रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस।
रेसिप्रोकल ऑफ वर्क मॉडुलस क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। इसको लिख सकती हूँ रो डैश बाई रो 1/1 माइनस के डीपी, ऐसे लिख सकती हूँ। अरे 1 बाई बीटा जगह मैंने क्या लिख दिया, के। इतना नोट करो फिर बताती हूँ, जल्दी से ले लो इतने का स्क्रीनशॉट। हो गया, देखो इधर से देखो। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, रो डैश बाई रो 1/, इसको ऊपर ले जाओ, हमारे पास क्या है 1/1 माइनस के इंटू डीपी, उसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस 1 माइनस के डीपी की पावर -1 हो जाएगा ये। बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड कर लो तो 1 प्लस के डीपी, हायर ऑर्डर नेगलेक्ट कर लो, रो डैश बाई रो, तो रो डैश कितना आ गया, रो इंटू 1 प्लस के इंटू में डीपी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, चेंज इन डेंसिटी। क्या आ जाएगी बेटा, ये चेंज इन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, लिक्विड। चेंज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो आया समझ में इतना सबको, अरे बोलो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट लिखिए पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो देखो क्या होता है बच्चों, इसको सिग्मा से लिखते हैं। ये होता है लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, बुक में आपको ये लिखा मिलेगा, इट इज द रेशियो लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय, क्योंकि स्ट्रेस से स्ट्रेस कैंसिल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये लिखा मिलेगा बुक में आपको। ठीक है, हाँ अब देखो लैटरल स्ट्रेन तो क्या थी, मैंने कहा था ये एक वायर है। ठीक है बच्चों, तुम इसको अलोंग द लेंथ खींचोगे, खींचोगे इस लेंथ को यहां से, जब आप इसको खींचोगे इस वायर लेंथ को, तो ये जो खींच के जो लेंथ आई एल डैश, यहां से डेल्टा एल चेंज होगी, पूरी लेंथ को मैं एल डैश कह दूं, इसको एल कह रही हूं, तो अलोंग द लेंथ जो चेंज हुआ उसे आपने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर टू द लेंथ जो चेंज होगा उसे बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। ये कह दिए चेंज किधर हुआ, अलोंग द लेंथ, चेंज अलोंग द लेंथ, चेंज अलोंग द लेंथ। अब तुम कहोगे मैडम आपने लैटरल स्ट्रेन तो अभी समझाया नहीं था, हाँ बता रही, देखो जब आप वैसे पहले देख लो, परपेंडिकुलर टू दी लेंथ चेंज जो होगा, चेंज जो होगा वो क्या कहलाएगा, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन,
परपेंडिकुलर टू द लेंथ जो चेंज होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन। जैसे देखो ये वायर थी, एक मोटी सी वायर है, ठीक है, तुमने इस वायर को खींचा, खींचोगे तो अभी से बात इसकी थिकनेस कम हो जाएगी बच्चों। तो तुम उसको खींचोगे तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी देखो यहाँ एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस थी, एक्सिस के अलोंग जो चेंज था नीचे डेल्टा एल, उसे क्या कहा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लिख लो, लेंथ की बजाय एक्सिस, उसका जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो चेंज हुआ, रेडियस क्या हुई कम या डायमीटर क्या हुई कम, या तो रेडियस कह दो या फिर डायमीटर। डायमीटर में कितना आ गया, इतना चेंज आ जाएगा डेल्टा आर का, रेडियस में, रेडियस या डायमीटर में डेल्टा डी या आर का चेंज आ जाएगा। रेडियस पहले ये इतनी बड़ी रेडियस थी, यहां से यहां तक की पूरी आर थी ये, अब रेडियस डेल्टा आर के फैक्टर से कम हो गई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इसे बोले बच्चों लेटरल स्ट्रेन। जब तुम वायर को खींचोगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी डायमीटर कम हो जाएगी। तो यही आया कि रेशियो लेटरल स्ट्रेंथ किस में चेंज आया बच्चों, रेडियस में। तो क्या लिखोगे, डेल्टा आर बाई आर। अब रेडियस कम हो रही है तो उसके लिए माइनस आ गया, और लेंथ बढ़ रही थी डेल्टा एल, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। या फिर इसका डायमीटर के लिए लिखो तो डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एल बाई एल। डायमीटर के लिए डी लिख सकते हो, रेडियस के लिए आर लिख सकते हो। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। पॉइजन रेशियो कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। अरे डायमीटर को मीटर में लिखोगे, मीटर बाय मीटर कैंसिल ही हो जाएगा रेडियस। ये क्या है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसलिए आपने देखो एक बार नोट कर लो, मैं लिखती हूँ इस चीज को, नोट कर लो एक बार। हो गया, हाँ देखिए सिग्मा की जो वैल्यू है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली सिग्मा क्या आया, माइनस डेल्टा आर बाई आर डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो सिग्मा की वैल्यू है बच्चों 0.1 और 0.5 के बीच में लाई करती है, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली बच्चों यहां से रियल में जो सिग्मा की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है 0.2 से 0.4 के बीच में। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है इसकी, थ्योरेटिकल वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दी, थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, ये वैल्यू कैसी है आपकी, थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। और ये वैल्यू कैसी बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मेंटल वैल्यू। ये वैल्यू कैसी है आपकी इसकी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तब मैं एग्जैक्ट कह सकती हूँ जो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 0.5। लेकिन एग्जाम में जब भी आपका आएगा कि सिग्मा वैल्यू लाइज बिटवीन, सिग्मा की वैल्यू किसके बीच में लाई गई थी, 0 से 2.4 के बीच में, आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्सपेरिमेंटली लाइज बिटवीन 0.2 to 0.4, लाइज कहां से कहां तक, 0.2 to 0.4 तक। 0.2 से 0.4 के बीच में इसकी वैल्यू क्या करती है, लाई करती है। इक्वल भी कह सकते हो, 0.2 लेस देन इक्वल टू 0.2 से 0.4 तक। ये एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल में वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 नहीं होती, लेकिन थ्योरेटिकली क्या कह देते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 0. कितनी आपकी 5 है, ठीक है। हाँ समझ आ गया इतना। ये एक कंसेप्ट और है गया आपका, अभी एक टॉपिक, 2 और रह रहे हैं अभी तो ऐसे, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेचिंग वायर, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। ये बड़ा टॉपिक है, आज ये 5-7 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा आपका, ठीक है। हाँ वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ये नोट कर लो एक बार, कर लिया।
एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है बच्चों, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। पहले इसका डेरिवेशन करेंगे हर केस में। 1/2 स्ट्रेस के या मॉडुलस के केस में भी, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, तीनों के केस में इसका डेरिवेशन डिस्कस करें। हालांकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ यंग मॉडुलस अलग ही पूछेगा जनरली ना, लेकिन मैं आपको तीनों डिस्कस करूंगी, आपको तीनों करने आने चाहिए, पेपर में कुछ भी आ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेचिंग वायर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। ये कल हम इसके बारे में बात करें। तो आज हमने पढ़ा डेंसिटी का कंसेप्ट, पॉइजन रेशियो और कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कार के इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मेटल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पे डिस्कस की। और मैं अटेंडेंस से लगती हूँ, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे।